बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हालचाल आपके? देखो, पिछली क्लास में मैं आपको इसी बोर्ड के साथ मैं छोड़ के गया था, आपको याद होगा। मैंने कुछ मिटाया भी नहीं है आपके लिए। वो सारे नोट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं मेरे बच्चे, कि अगर मान लो आपका यहाँ पे जनरल रिजर्व हो गया, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस हो गया, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया, रिटेन अर्निंग हो गया, हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। हमने और देखा था कि प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस हो यानी कि लॉस हो, या फिर डेफर्ड यानी कोई एक्सपेंस हो, उसको भी हम पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ये हमेशा करेंगे, हमेशा। क्वेश्चन बोलेगा तो भी, नहीं बोलेगा तो भी। तो एक काम करना, मैं यहीं से नोट की शुरुआत करता हूँ। आपने जो ये आंसर किया था ना पिछली क्लास में, जहाँ पे खत्म किया था एग्जाम्पल नंबर 3 का आंसर, आप उसी के बाद एक नोट और लिखो। मैं धीरे धीरे आपको नोट लिखाते रहूंगा ताकि आपको परेशानी क्रिएट ना हो रिवीजन के टाइम पे। तो आप लिखे जरा एक नोट, यहाँ पे नोट लिखेंगे, यहाँ पे मेरे साथ नोट लिखेंगे। अगला नोट नंबर मुझे याद नहीं है, बट जो भी होगा लिखे यहाँ पे। कहते हैं कि जनरल रिजर्व कैपिटल रिजर्व और क्या क्या नाम दिया था हमने, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, है ना? ऐसा कोई भी नाम दिख जाए। और बताइए रिटेन्ड अर्निंग, रिटेन्ड अर्निंग। उसी तरीके से आपका एक नाम और होता है कंटिंजेंसी, कंटिंजेंसी रिजर्व। मेरे बच्चे, ये जनरल रिजर्व को ना कभी कभी हम इसको इस नाम से भी जानते हैं, कंटिंजेंसी। कोई अचानक कोई रिक्वायरमेंट आ गया, उसको मीट करने के लिए जनरल रिजर्व हमने बनाया है। कंटिंजेंसी CONTINGENCY, कंटिंजेंसी रिजर्व आपका हो जाए। या फिर आपका हो जाए प्रॉफिट लॉस का, चाहे क्रेडिट बैलेंस, चाहे प्रॉफिट लॉस का आपका डेबिट बैलेंस, और चाहे कोई डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाए। अभी तक की बात में डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये जितने सारे नाम हैं, एक्सपेंडिचर एक्सेट्रा कर दो, अभी बहुत सारे से नाम आएंगे। आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड, ये हमेशा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। आर ऑलवेज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग पार्टनर्स in their old profit ratio, ये हमेशा किया जाएगा ब्रैकेट में। whether WHETHER, whether mention in a question or not। मेरे बच्चे, क्वेश्चन कहेगा तब भी और नहीं कहेगा तब भी आपको इनको तो हटाना ही हटाना है। ये नाम आपके हमेशा हटेंगे, क्योंकि ये पहले से क्रिएट किए हुए प्रॉफिट से आया है और वो नाम नहीं रह सकता मेरे बच्चे, तो आप उसको हटा देंगे। मैं इसको मिटाऊं और मैं कुछ और अच्छी बातें आपको कराऊं। ये लीजिए, मैं इसको मिटाता हूं और यहाँ पे कुछ और बातें आपको कराता हूं। ये मैंने यहाँ पे मिटा दिया, ठीक है ना? ये मैंने यहाँ पे इसको मिटा दिया। और आज हम रिजर्व में ही थोड़ा सा इन डेप्थ बातों को और समझेंगे। कई तरीके के रिजर्व होते हैं बच्चे, कई तरीके के रिजर्व। हर एक रिजर्व का मीनिंग समझना, उनका मोटिव समझना और फिर बात आगे करना, यही हमारा आज का काम होगा, ठीक है ना? तो लिखिए, आज का टॉपिक आपका है, पहले हम देखें यहाँ पे ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कह दे, ऑब्लिक फंड कह दे, कुछ भी कह दे, तो मीनिंग क्या होता है जरा समझते हैं। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कहता है कि ट्रीटमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फिर फंड, इसका क्या होगा। तो मैं ना इसको भी समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लूँगा, और एग्जाम्पल में मेरे साथ एक बैलेंस शीट बनाएंगे आप। यहाँ पे बैलेंस शीट ऑफ फर्म, एक फर्म का बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ। ये लीजिए आप, यहाँ पे बैलेंस शीट में ज़्यादा बातें नहीं करनी है, हम इतनी सी बातें करेंगे जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है। तो मेरे बच्चे, यहाँ पे मशीन कहता है कि मान लो 20 लाख का है, 20 लाख का, और यहाँ पे कहता है कि जो आपका बिल्डिंग है
बिल्डिंग, ये कहता है आपका 8 लाख का अमाउंट है, 8 लाख का अमाउंट। इन्वेस्टमेंट जो आपका है, इन्वेस्टमेंट, ये कहता है 5 लाख का अमाउंट आपका है, 5 लाख। और फिर यहाँ पे कहता है कैश जो आपके हैं वो मान लो 4 लाख का अमाउंट आपका है। तो चलो बताओ ये टोटल कितना आपका हो गया, 37 लाख। ये 37 लाख का अमाउंट होगा। इस साइड आई जरा, इस साइड आई आप, यहाँ पे कहता है कि कैपिटल अकाउंट जो आपके हैं, कैपिटल अकाउंट, इसमें कहता है कि आपका किस कॉलम में, कालो और कहता है चालू। सर ये कैसे नाम है, लिखो ना, क्या फ़र्क पड़ता है नाम से। ये 5 लाख का अमाउंट है और ये कहता है कि 7 लाख का अमाउंट है, तो टोटल बिकम्स इक्वल टू 12 लाख रुपीज़ का अमाउंट है। यहाँ पे लिखो, यहाँ पे 12 लाख कैपिटल अकाउंट हो गया। फिर कहता है क्वेश्चन में जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, या छोड़ो इसको, ये सब नाम बहुत देख चुके पिछली क्लास में। आप लिखो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन रिजर्व, रिजर्व कह देगा, फंड कह देगा, मीनिंग सेम है। रिजर्व कह देगा, फंड मीनिंग सेम। ये मान लो कहता है कि 2 लाख का अमाउंट है, 2 लाख। और मेरे बच्चे जो लाइबिलिटीज हैं, ये कितना हो गया आपका, 23 लाख का। तो टोटल आपका अमाउंट कितना हो गया, 37 लाख। कॉपी कर लो। एक्चुअली मुझे इन्वेस्टमेंट को लेकर समझाना है, फंड से जुड़ा बात, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लिख लो यहाँ पे। अब नीचे में कहता है, नीचे में पार्टनर्स वेयर शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो इन 3:2, फुल स्टॉप। कहता है कि नाउ ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, BS शॉर्ट में बैलेंस शीट, they decided to share future profit equally, make entries for, ये काफ़ी है, मेन चीज़ समझ गए क्या करना हमने। अब मेरी बात सुनो, सॉल्यूशन मैं आपको बताऊं। मेरे बच्चे पहले इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है ना, इसको क्रिएट क्यों किया गया है पहले वो जानना पड़ेगा। तो आप एक काम कीजिए, मेरे साथ नोट लिखो जरा। यहाँ पे आपको नोट पहले दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, ताकि आपको रिवीजन में दिक्कत ना हो। लिखिए मेरे साथ यहाँ पे नोट नंबर, जितने भी नोट लिखाता हूँ वो आपके लिए एग्जाम में नहीं लिखना। लिखना इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, फ्लक्चुएशन रिजर्व ऑब्लिक फंड, कुछ भी कह दे, is created out of profit। ये भी प्रॉफिट से ही निकलता है। क्यों जी, for to adjust fluctuation in market value of investment। नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 लिखना, if question does not specify any fluctuation in market value of investment, comma, then investment fluctuation
reserve should be distributed among old partners in their old profit sharing रेशियो। सर क्या मतलब निकल के आया? लिख लो पहले आप ये नोट, और इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट पार्ट ऑफ आंसर। ये तो मैंने आपके लिए लिखा है आपका, आप इसकी कॉपी कर लो। मैं पढ़ दूँ एक बार। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व या फंड इज क्रिएटेड आउट ऑफ प्रॉफिट फॉर टू एडजस्ट फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। फिर कहता है इफ क्वेश्चन डज नॉट स्पेसिफाई एनी फ्लक्चुएशन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई फ्लक्चुएशन क्वेश्चन नहीं बताता तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। आइए इसका मतलब समझाता हूँ, आइए मैं इसका मतलब समझाता हूँ, आप इसकी पहले कॉपी कर लो। सर हो गया कॉपी, सर बताओ क्या करना है? मेरी बात सुनो ध्यान से मेरे बच्चे। पहली बात की, अगर कोई भी फंड या कोई भी रिजर्व आप क्रिएट किए हो तो ये भी प्रॉफिट से निकाला हुआ है। समझो मेरी बात को। ये जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो होता है ये आपका, ये भी हमने प्रॉफिट से निकाला। कौन सा प्रॉफिट से? पास्ट ईयर का प्रॉफिट से, पहले के प्रॉफिट से। ये क्यों निकालते हैं? ये जो इन्वेस्टमेंट है ना, इसमें कहीं कोई फ्लक्चुएशन हो, आज हमारे पास 5 लाख रुपए का है, मान लो कल वैल्यू गिर गया 4.5 लाख रुपए का हो गया, तो जो 50,000 का इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को गिरने से जो लॉस होगा, उस लॉस को हम प्रॉफिट लॉस में दिखाने के बजाय हम क्या करते हैं, इसी फंड से उसको माइनस कर देते हैं, ताकि अगर 50 ये कम हुआ तो 50 ये कम हो जाएगा, 50 ये कम हो जाएगा, तो ये जो वैल्यू डाउन हुआ वो इसी में से एडजस्ट हो गया, हम अगले साल के प्रॉफिट लॉस में नहीं दिखाएंगे। सर ऐसा क्यों करते हैं? रीजन है, अगर हमने इन्वेस्टमेंट आज से 1 साल पहले परचेज किया है तो मेरे बच्चे उसका वैल्यू का गिरना बढ़ना जो होगा ना, उसका घाटा फायदा उसी साल को मिलना चाहिए। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, उसी साल के प्रॉफिट से ये अमाउंट हम आपका खर्चा बुक कर लेते हैं। एक्चुअली खर्च अभी हुआ नहीं है, क्योंकि अगर वैल्यू गिरेगा तब ये लॉस आपको होगा जो एडजस्ट किया जाएगा। अगर वैल्यू नहीं गिरता तो क्योंकि ये प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, ये भी ओल्ड पार्टनर्स का है, ये भी उनके ओल्ड रेशियो में जाना चाहिए, हम उनको दे देंगे। अब मैं क्वेश्चन पे आता हूँ, देखो मैं क्या बता रहा हूँ यहाँ पे, मुझे सोल्यूशन अब कराएं दो यहाँ पे आपका। आप मुझे बताओ, हमने पहले के प्रॉफिट से, पहले पास्ट में प्रॉफिट से हमने कितना निकाला था? 2 लाख रुपए। ये पहले के प्रॉफिट से निकाला गया है, तब जब हमारे बीच का रेशियो क्या था? 3:2 है ना बच्चे। अब रेशियो हम इक्वली कर रहे हैं, अब छोड़ो पहले क्या था? 3:2। मुझे बताओ प्रॉफिट से निकाला हुआ अमाउंट है, आज जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है, क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कुछ डाउनफॉल बता रहा आपको? क्या क्वेश्चन ने कहीं पे कहा कि भैया 5 लाख की वैल्यू 4 लाख रुपए हो चुकी है? देखो देखो कहीं कुछ बता रहा है? नहीं बता रहा सर, नहीं बता रहा। मतलब इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बिल्कुल वैसे ही है। तो ठीक है, अगर वैल्यू कुछ कम नहीं हुई तो मेरे बच्चे फिर इसका कोई यूज नहीं हो पाया, ये तो ऐसे ही रह गया। और क्योंकि ये 2 लाख रुपीज पास्ट ईयर के प्रॉफिट से निकला था, अगर मैं इसको छोड़ दूंगा तो आगे क्लेम हमारा इक्वली बन जाएगा, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी पहले के हैं, जो भी पहले के हैं, और अगर आज जिस दिन रेशियो चेंज हो रहा है उस दिन तक अगर उस पर कोई क्लेम नहीं बनता तो ओल्ड पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में आपको देकर डिस्प्यूट्स खत्म करना पड़ेगा। क्योंकि अगर ये रह गया और आगे अगर इसका यूज नहीं आया मेरे बच्चे, तो उस केस में इक्वली बाद में डिवाइड हो जाएगा, जो कि गलत काम होगा। तो हम लोग पता क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे इसको हटा देंगे। एंट्री लिखिए, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिटेड। मुझे इसका कोई यूज नज़र नहीं आया फिलहाल इस क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में दिखाऊंगा जहाँ पे यूज होगा, बट यहाँ कुछ नहीं है, हटा दो। और ये पार्टनर्स को उनके ओल्ड रेशियो में, एक तो कालू, तो हमने कहा कालू कैपिटल अकाउंट, और एक चालू, तो हमने कहा चालू कैपिटल अकाउंट में इसको आप ट्रांसफर कर दो। जरा बताओ ये ट्रांसफर किस रेशियो में होगा? ओल्ड रेशियो में, 3:2। तो 1,20,000 ये कैपिटल अकाउंट,
120 और यहाँ पे 80,000 का अमाउंट 3:2 में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे नरेशन, बीइंग अनयूटिलाइज्ड, जो हम यूज नहीं कर पाए, इन्वेस्टमेंट अनयूटिलाइज, जो यूज नहीं हो पाया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड किसके जी, अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ओल्ड पार्टनर्स कौन है, कालू चालू। ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। आप समझ रहे हो ना, मैं सारे रीजन आपको समझा रहा हूँ। पहले के रिजर्व, कोई भी रिजर्व पहले का हो, अगर उसका कोई यूज नहीं हो पाया तो आपको उसको ओल्ड पार्टनर्स यूज में डिस्ट्रीब्यूट करना ही पड़ेगा। अच्छा सर, मान लो सर यूज क्लेम आता तो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं इसको हटा दूँ, पहले ये हटा दो। अब मैं इतना बैलेंस शीट नहीं बनाऊंगा, मैं अब शॉर्ट में क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा, मैं शॉर्टकट में, क्योंकि बैलेंस शीट बनाने में टाइम ही तो बर्बाद होता है और सारे आइटम्स के यूज हो भी नहीं पाते हैं, सिर्फ काम वाली चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ पे, ये मिटता क्यों नहीं दाग, ये दाग मिटते क्यों नहीं, ये दाग मिट गए। चलो, ये दाग मिट गए मेरे बच्चे। अब ज़रा आ जाओ यहाँ पे मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 2 के पास। एक बैलेंस शीट लीजिए और इस बार थोड़ा छोटा ही बनाऊंगा मैं, ज़्यादा बातें नहीं करना मुझे आपसे। इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट ये 6 लाख रुपीज़ का है और नीचे कहता है ब्रैकेट में मार्केट वैल्यू। आज इसकी जो मार्केट वैल्यू है वो कहता है ₹5 लाख, 5 लाख रुपए। और फिर अदर एसेट्स, जो बाकी आपके एसेट्स हैं वो 24 लाख के हैं। मान लो, एज्यूम कर रहा हूँ, ये कितना हो गया, 30 लाख आपका। यहाँ कहता है कि कैपिटल में, कैपिटल अकाउंट में कहता है कि भालू और टालू। सर कैसे कैसे नाम लिखो ना, क्या जाता है। भालू का जो कैपिटल है वो कहता है कि 7 लाख का है और टालू का कहता है कि 10 लाख का है। सर टल्लू बना दो ना, टालू ठीक है, 17 लाख हो गया। और फिर मेरे बच्चे यहाँ कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कह दे, रिजर्व कह दे, फर्क नहीं पड़ता, मीनिंग सेम है। ये कहता है कि 2,50,000। और फिर लायबिलिटीज, सर आपने कहा था बैलेंस शीट नहीं बनाएंगे, चलो बना दिया, कौन सा पाप कर दिया फिर, ठीक है ना। 10,50,000, ये भी हो गया 30 लाख। लिख लो, आपका एसेट साइड भी 30 लाख का है और आपका जो लायबिलिटी साइड है वो भी 30 लाख का कहता है, दोनों साइड। अब नीचे कहता है कि प्रॉफिट रेशियो बिटवीन पार्टनर्स वेयर, कितना ले लूँ मैं, 2:3। चलो, कहता है कि ऑन डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट they decided to share future profit in 2:1। बोलता है कि मेक एंट्रीज। क्या एंट्रीज करेंगे, सॉल्यूशन। आपको याद है मैंने कुछ बातें आपको बताई थी पिछली क्लास में। एसेट साइड का बढ़ना डेबिट, घटना क्रेडिट। लायबिलिटी साइड का बढ़ना क्रेडिट और घटना डेबिट। याद है आपको? अरे ये बातें याद हैं या फिर आप बस ऐसे मुझे देखे जा रहे हो? नहीं सर, नहीं याद है हमें। और सर हमें इतना बड़ा बेवकूफ़ ना समझो, हम सर इतने बड़े बेवकूफ़ नहीं जितना आप समझते हो, हमें सब याद है सर। आगे बढ़ो आप, फिर ठीक है। मेरी बात सुनो, अब मेरे बच्चे मेरी बात सुनो, आप मेरी बात सुनो। 6 लाख का जो इन्वेस्टमेंट था वो कितने का हो गया? 5 लाख का।
यानी कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से गिर गई, ये फंड बनता है अगर वैल्यू गिरेगा उसको एडजस्ट करने के लिए, अगर वैल्यू गिरेगा उसको एडजस्ट करने के लिए फंड कह दे या कह दे क्या जी, रिजर्व मीनिंग आपका सेम है, कोई भी नाम कह दे। तो फिर बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से कम हो गई ना, आप मुझे बताओ इन्वेस्टमेंट का कम होना क्या करेंगे, क्रेडिट। तो एंट्री हो गया टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। जिस पर्पस के लिए ये फंड बना था आज उस पर्पस के लिए हम इसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे। तो मेरे बच्चे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 1 लाख से गिरा दो और इस वैल्यू का गिरना जो लॉस हुआ वो इस फंड से एडजस्ट करो, यानी कि इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या रिजर्व जो भी कहेगा हम उस नाम को डेबिट, इधर का कुछ भी काम कम करना डेबिट होगा, कितने से कम करेंगे, 1 लाख से, आपका 1 लाख से। अरे जितने हमें रिक्वायरमेंट है, आप खुद समझो यहाँ पे मेरी बात, आप प्यारे बच्चे हैं, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई है तो आज तक के जिस दिन रेशियो चेंज होगा अगर उस दिन तक वैल्यू गिरेगा तो फिर उस लॉस को हम इसमें से एडजस्ट करेंगे, क्योंकि इसी काम के लिए हम लोगों ने बनाया था। मेरे बच्चे 1 लाख से गिर गया, कम कर दिया, और रिजर्व जो था 250 का वो भी 1 लाख से कम हो गया, आपका कम हो गया, ठीक है ना। तो मुझे बताओ नया जो बैलेंस शीट बनेगा, नया बैलेंस शीट, अब उसमें इन्वेस्टमेंट रेट से लिख रहा हूं, आपको नहीं लिखना, मैं समझा रहा हूं। मान लो नया बैलेंस शीट बनाता हूं तो इन्वेस्टमेंट कितने का अब दिखेगा, 5 लाख का, क्योंकि 1 लाख से कम कर दिया हमने, और जो रिजर्व है वो भी कितने से कम आपका हो गया, 1 लाख का। तो बताओ अब रिजर्व का अमाउंट कितना रह गया, 1,50,000, 1.5 लाख रुपए का अमाउंट, 150 का अमाउंट रह गया मेरे बच्चे, है ना। जरा बताओ आज रेशियो चेंज हो रहा है, आज रेशियो चेंज हो रहा है, मुझे बताओ जरा कि क्या अब इस 1.5 लाख यानी कि 150 की कोई रिक्वायरमेंट है मेरे बच्चे, क्या कोई रिक्वायरमेंट है? क्योंकि अब ये अगर रह गया ना तो आगे 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, जबकि हमारा 2:3 के रेशियो में होना चाहिए। तो डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे एक एंट्री और पास करेंगे और उसके अंदर क्या करेंगे जी कि आपका जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में जो 150 बच गया ना उसको भी हटा दो। ये इन्वेस्टमेंट, एक मिनट इसका नरेशन लिखा दूँ मैं पहले आपका, यहाँ पे लिख दूँ नरेशन यहाँ का, बीइंग फॉल इन market value of investment adjusted through investment fluctuation fund, है ना, हमने उसे क्या क्या एडजस्ट कर लिया। मेरे बच्चे अगली एंट्री आई है, हमने यहाँ लिखा बीइंग फॉल इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एडजस्टेड थ्रू इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपका, ठीक है। अब दूसरी एंट्री पे पाओ, अब दूसरी एंट्री पाओ, इस फंड में जो 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, इस फंड में जो 1.5 लाख रुपए पड़े हुए हैं, आप इस 150 को हटा दो अब, यानी कि अब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड या जो भी रिजर्व जो भी नाम लिखा रहेगा उस नाम को अब हटा दो, 150 इधर का कुछ भी हटना डेबिट होगा। और मेरे बच्चे ये आपको बिना यूज वाला हो गया, अनयूटिलाइज्ड हो गया, हम इसको भालू कैपिटल अकाउंट और टालू कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि अगर ये रह गया तो फिर आगे डिस्प्यूट होगा, रेशियो 2:3 का, यानी कि 60,000 इनका एंड 90,000 आपका इनका। लिख दो नरेशन यहाँ पे, बीइंग अनयूटिलाइज्ड फंड ट्रांसफर टू, नरेशन कुछ भी लिख सकते हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल इन ओल्ड प्रॉफिट रेशियो। कोई भी रिजर्व, कोई भी लॉस, कोई भी प्रॉफिट बैलेंस शीट में है पहले का, तो पार्टनर्स के ओल्ड रेशियो में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। इट्स वेरी सिंपल। मतलब अगर कोई उसका यूज, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में कोई वैल्यू डाउन नहीं हुआ था, कोई डाउन नहीं हुआ था बच्चे, तो हमने क्या, उसका कोई यूज नहीं था जी, हमने ट्रांसफर कर दिया पार्टनर्स में। यहाँ पे जितना यूज हुआ ठीक है, बाकी हमने ट्रांसफर कर दिया। अच्छा ठीक है सर, आगे बताओ।
सर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, फिर क्या होगा मेरे बच्चे? बढ़ने से इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होगा, क्योंकि इसको हम बनाते हैं अगर वैल्यू कम होगा तो हम इस तरीके से काम करेंगे, और बढ़ गया तो क्या होगा वो आगे का विषय मैं आगे बताऊंगा, अभी उसका कोई चर्चा नहीं करेंगे, कोई लॉजिक नहीं बनता उसका, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, इससे इस पर कोई इंपैक्ट नहीं होता है ना बच्चे। तब अगर बढ़ गया तो इसका कोई यूज नहीं हो पाया, पूरे 2.5 लाख हम पार्टनर से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, इसका क्या करेंगे हम आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। ये दो बातें निकल के आती है आपका, ठीक है ना। एक केस और बन सकता है, वो भी देख लेते हैं यहाँ पे, एक केस और बन सकता है इसके ऊपर जी, वो भी सीख लेते हैं क्या जाता है यहाँ पे आपका। तो आप एक काम कीजिए, यहाँ पे एक एग्जाम्पल और बनाइए मेरे साथ इसी को समझने का। एग्जाम्पल नंबर 3, बैलेंस शीट कहता है ऑफ फर्म। एक फर्म का मैं बैलेंस शीट दिखा रहा हूँ यहाँ पे आपको, और मैं ज़्यादा बात इस पर नहीं करूँगा। यहाँ लिखो आप, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो आपका है, इन्वेस्टमेंट ये 7 लाख का है, और अदर एसेट्स ये कहता है कि 23 लाख का। ये कितना हो गया? 30 लाख का अमाउंट। इधर आइए आप यहाँ पे कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट किसका नाम लो बताओ, चलो गंदा गंदा नाम नहीं, ए भी कर देता हूँ यहाँ पे। 3 लाख का अमाउंट और 4 लाख का अमाउंट, टोटल कितना हो गया? 7 लाख का अमाउंट। यहाँ कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का जो अमाउंट है इट्स 2 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज। और फिर कहता है लायबिलिटी 21 लाख का अमाउंट, ये भी हो गया 30 लाख, है ना। कॉपी कर लो, इतनी गर्मी क्यों हो रही है भाई, हैं? ठीक है, अब लिखेंगे यहाँ पे आपका जो मैंने यहाँ ब्रैकेट में बताया था बच्चे, वो नीचे बता रहा हूँ। पॉइंट नंबर 1, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हैज बीन declined by rupees 2 lakhs। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कहता है कि 2 लाख से डिक्लाइन हो गया, बोलता है मेक एंट्रीज, मेक एंट्रीज। मेरे बच्चे सुनो, सॉल्यूशन में अगर इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 2 लाख से डिक्लाइन हो गया तो क्या करेंगे? सुनो मेरी बात ध्यान से। एक तो इन्वेस्टमेंट को 2 लाख से कम करना है, यानी कि टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, एसेट साइड का कुछ भी कम होना क्रेडिट किया जाएगा। कितने से कम हो गया? 2 लाख रुपीज। ओहो, फंड भी हमारे पास 2 लाख का ही था, तो हमारा जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जो है ये भी हमारा कितने से कम हो गया? 2 लाख से। लो बात तो हो गई हमारे यहाँ पे। तो मेरे बच्चे मैंने इसको भी 2 लाख से कम कर दिया, इसको भी 2 लाख से कम कर दिया। जरा बताओ, नया बैलेंस शीट अगर बनाता हूँ तो इन्वेस्टमेंट कितने का आएगा? 5 लाख। और जरा बताओ ये कितना बच गया? खत्म हो चुका बच्चे, खत्म हो चुका है। जरा बताओ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट में अनयूज्ड अमाउंट, अनयूटिलाइज कितना बच गया? जैसे पिछले वाले में बच गया था 150, इसमें कितना बचा? 0। कुछ बचा ही नहीं। अगर कुछ नहीं बचा मेरे बच्चे, कुछ नहीं बचा तो फिर पार्टनर्स में क्या डिस्ट्रीब्यूट करूंगा? बोलो ना, कुछ बचेगा तब तो डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। जैसे यहाँ बचा था तो हमने क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट किया, यहाँ तो कुछ बचा ही नहीं, तो कोई भी अब इसके बाद दूसरी एंट्री नहीं बनेगी। ये काम खत्म हो गया। आई बात समझ में? सर हाँ, ये तो बात समझ में आ गई सर, और कुछ समझाने को है ना मेरे पास? अरे है ना, आप देखो तो मैं धीरे धीरे टिपिकल जो कॉन्सेप्ट है ना वो भी आपको स्लोली समझा रहा हूँ। ये बातें जो आज समझा रहा हूँ ना मैं आपको, ये आपको हमेशा आपको यूज करेंगी। हमेशा मत सोचना कि आप बस 12th क्लास के लिए आप ये पढ़ रहे हो, ये हमेशा यूज होगा मेरे बच्चे, हमेशा होगा। तो आप जरा सुनो, एक एग्जाम्पल और लो। यहाँ पे कितने केसेज हो सकते, सारी बातें बता रहा हूँ। हाँ, इन्वेस्टमेंट के बढ़ने की बात नहीं कर रहा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के बढ़ने से फंड का कोई मतलब नहीं है।
ये फ्लक्चुएशन अगर होता है, वैल्यू गिरता है तो उसके लिए बनता है, उसको एडजस्ट करने के लिए, बढ़ने के लिए नहीं। तो गिरने पे ही एक केस और करा दूं मैं, बैलेंस शीट यहाँ पे ऑफ आपका फॉर्म लिखो मेरे साथ, यहाँ पे बैलेंस शीट यहाँ पे एक, और मेरे बच्चे यहाँ कहता है कि इन्वेस्टमेंट जो आपका है, इन्वेस्टमेंट इस बार कहता है कि 8 लाख का है, 8 लाख का। और जो हमारे अदर एसेट्स हैं, जो बाकी के एसेट्स आपके हैं, ये कहता है कि 22 लाख का अमाउंट आपका है। तो ये टोटल बताओ कितना आपका हो गया, 30 लाख। यहाँ आइए, कैपिटल अकाउंट आपका एक्स का वाई का 5 लाख एंड 7 लाख, टोटल बताओ 12 लाख। फिर आपका कहता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, शॉर्ट में लिख दिया मैंने, कौन उतना बड़ा नाम लिखेगा। ये कहता है कि मान लो आपका 2 लाख रुपीज़ का अमाउंट है, और मेरे बच्चे जो लायबिलिटीज आपके पास हैं, लायबिलिटीज जो आपके पास हैं, ये हो गया आपका 16 लाख का अमाउंट आपका, 16 लाख का। अब नीचे कहता है यहाँ पे पॉइंट नंबर 1 में कि मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एस्टिमेटेड एट रुपीज 5,40,000, 540। बोलता है मेक एंट्री। आज तो बस आप ही रह जाओगे, सच्ची बता रहा हूँ। बोलता बताओ एंट्री क्या होगा। मेरे बच्चे आप सुनो मेरी बात, ये जो इन्वेस्टमेंट 8 लाख का था, कहता है कि आज इसकी मार्केट वैल्यू 540 होगी। इसमें तो हमने कहा था इतने से डिक्लाइन हुआ था, इस पर हमने वैल्यू ही बता दिया 540। तो बताओ इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितने से गिर गई, कितने से, सर 260। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, एसेट्स का कम होना क्रेडिट किया जाएगा, लो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मेरे बच्चे 2,60,000 से कम हो गया। आप मुझे ये बताओ 260 से कम हो गया, लेकिन यहाँ तो 260 से कम हुआ, हमारे पास फंड कितने का है, फंड कितने का, सो 2 लाख का। लो ये तो ज़्यादा गिर गया, कोई बात नहीं। ये 2 लाख का जो 260 में 2 लाख का जो गिरना है ना, वो तो पहले आप बिना ज़्यादा दिमाग लगाए बगैर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से पहले आप एडजस्ट करो। जितना फंड आपके पास होगा मेरे बच्चे, पहले उससे तो एडजस्ट कर लूँ मैं, कर लिया हमने। तो 260 में 2 लाख, यहाँ इधर से कितना माइनस हो गया जी, 260, इधर कितना माइनस हो गया, 2 लाख। ओहो अभी भी एंट्री टैली नहीं कर रहा, अब मैं क्या करूं बताओ। और कितना आपको एडजस्ट करना है, सर 60,000। मेरे बच्चे ध्यान से सुनना, ये 60,000 जो और गिर गया ना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू, मतलब 2 लाख से भी ज़्यादा, वो एडजस्ट किया जाएगा रीवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। रीवैल्यूएशन अकाउंट, सर ये क्या है, सर ये क्या है, सर ये क्या है। मेरे बच्चे लिख दो यहाँ पे, आज नहीं बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा। कैसे लिखते हैं, बताऊंगा, बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा, लेकिन 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 पक्का बताऊंगा। कैसे लिखते हैं, लेकिन ओ ना, लेकिन पक्का बताऊंगा, बताऊंगा, आज नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे। ये रिवॉल्यूशन क्या होता है, लेकिन आप चिंता नहीं करना, इस पे इतने सारे सवाल मैं कराऊंगा, इसी पे तो हमारा आगे का बहुत सारा भी टॉपिक चलेगा। मैं बताऊंगा, मैं कसम खाता हूं, झूठ नहीं बोल रहा है, मैं बताऊंगा। आज बस सब्र करो, आज मत पूछो इसके बारे में। आज तो बस हमने कह दिया कि भैया इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अगर आपके फंड से ज़्यादा गिरती है तो पहले क्या करना, इन्वेस्टमेंट की जितनी वैल्यू गिर गई गिरा लो, इसमें से जितना फंड से एडजस्ट कर सकते हो कर लेना, बाकी का लॉस होगा दैट विल बी ट्रांसफर टू रिवॉल्यूशन अकाउंट। सॉरी रिवॉल्यूशन अकाउंट क्या है, जैसे ही सवाल दिमाग में आए तो पढ़ लेना। आज नहीं बताऊंगा लेकिन पक्का बताऊंगा, थोड़ा सब्र तो करो, थोड़ा समय आने तो दो, सारी बातें अभी कैसे बता दूं। मेरी छोटी सी बेटी है 7 साल की, अब उस बेटी को अगर मैं जानता हूं यार मुझे
कि वो मल्टीप्लिकेशन करने का एक डिफरेंट तरीका होता है, शॉर्टकट तरीका होता है, डिवाइड करने का शॉर्टकट तरीका होता है। लेकिन आज उसको बता दो तो फिर कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाएगी कि डिवीजन होता क्या, मल्टीप्लिकेशन होता क्या है। तो सब्र करके काम करना पड़ता है, स्लोली स्लोली। आज जो उम्र आपकी है, जितना दिमाग है, उसके हिसाब से मैंने बातें बता दी। हाँ, ये बस याद रखना कि रिवोल्यूशन अकाउंट सर ने कुछ नाम यूज किया था, क्या मतलब होता है वो आगे का विषय हमारा है, आगे का विषय। और मेरे बच्चे, मैंने ये काम ख़त्म किया, ये काम ख़त्म किया। क्या कुछ क्वेश्चन कर लें क्या हम लोग इसके ऊपर में, फिर हम और भी चीज़ देखें यहाँ पे। तो सर, हाँ सर, कुछ क्वेश्चन करा दो सर, अच्छा लगेगा। आपने 6 क्वेश्चन तक तो बातें की थी सर, उसके आगे की बात कर लो। तो मैं एक काम करता हूँ, अभी नया कोई पॉइंट आने के बजाय मैं पहले आपको यहाँ तक ही कुछ क्वेश्चन करा देता हूँ, ताकि आपको बातें समझ में आ जाए। अदरवाइज आप बोलोगे सर पता नहीं क्या सब भूल गए हम लोग यहाँ पे। ऐसे इस टॉपिक में आने वाले जितने सारे पॉइंट्स थे, वो सारे 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 पॉइंट्स ख़त्म हो चुके हैं। इस टॉपिक में आने वाले जितने सारे पॉइंट्स थे, मैं एक एक रिजर्व, एक एक फंड के बारे में आपको समझा रहा हूँ, एक एक नाम। जिस पे भी परेशानी होगी वो परेशानी ख़त्म हो जाएगी। हर एक नाम का एक मीनिंग होता है, वो मीनिंग भी मैं उतना ही आपको समझा रहा हूँ जितना अभी आपके लेवल में रिक्वायरमेंट है। ऐसे अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को देखा जाए ना, इसका और भी अच्छा मीनिंग निकलता है। बट अभी छोटे बच्चे हैं, जब थोड़े बड़े हो जाएंगे तो और बातें आपको सिखाऊंगा। आओ ना, पहले एक काम करते हैं, थोड़ा कुछ बुक का क्वेश्चन कर लें। बहुत बोर हो चुके हैं, पिछली क्लास में बुक हमने ओपन नहीं किया था, आज तो कम से कम करें थोड़ा। तो आओ जरा, आप बुक के क्वेश्चन में सॉल्यूशन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 का लिख देता हूँ मैं, बुक का क्वेश्चन आपका है जी, आपके बुक का क्वेश्चन 7 क्वेश्चन पे पाएंगे। और ये क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा रहा हूँ पिछली क्लास और इस क्लास की बातों को इकट्ठा करते हुए, पिछली क्लास के और इस क्लास की बातों को इकट्ठा करते हुए आप पढ़ेंगे 7 क्वेश्चन क्या बता रहा है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन 3-1। मिला आपको? मिला बच्चे? अरे 7 क्वेश्चन मिला कि नहीं मिला? सर मिल गया, सर मिल गया। चिल्ला क्यों रहे हो बच्चे? क्या करूं, आज ना मन उदास सा लग रहा है। आज रात में सोया था ना, मुझे नींद ही नहीं आ रही थी। मैं सोया फिर उठ गया, फिर सोया फिर उठ गया, फिर सोया फिर उठ गया। मतलब समझो कि रात के 8 घंटे में 8.5 घंटे तो मैं जगा रहा, सो ही नहीं पाया। और आप जो देख रहे हो ना, मैं आपके सामने खड़ा हूँ मस्त तरीके से, मस्त नहीं हूँ, सब कुछ घूम रहा है यहाँ पे सब। ये कैमरा जो है, ये भी लग रहा है कि मेरे पास 2 कैमरा है, जबकि एक्चुअली एक कैमरा है जो रिकॉर्ड कर रहा है। ये लग रहा है कि 2 है। लाइट्स भी लग रहे हैं कि यहाँ पे पता नहीं एक लाइट 5 लाइट बन चुका है। समझ में नहीं आता कि यहाँ पे क्या हो रहा है। कोई भूत यहाँ पे नहीं है, मैं जानता हूँ। यहाँ पे एक्चुअली रात में सोया नहीं ना, तो वही लग रहा है कि कुछ अजीब सा मतलब हो रहा है। मेरी आँखें भी जो है ना, ये चश्मा जो है वो लग रहा है कि चश्मा यहाँ भी है, यहाँ भी है, और चश्मा यहाँ भी है। सब चश्मा दिख रहा है, ऐसे देख रहा हूँ तो। बट कोई बात नहीं, क्या फ़र्क पड़ता है। आप तो फ्रेश हो, आप तो फ्रेश हो। 7 क्वेश्चन पे पाइए, 7 क्वेश्चन पे। अरे 7th में कहता है, पढ़ो ना क्या बोलता है। ABC आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट लॉस रेशियो 3-1 ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली। रेशियो पहले क्या था? 3-1। ये देखो आप, 3 पार्टनर्स हैं ABC, रेशियो 3-1 था। अब आज डिसाइड करते हैं 1 अप्रैल 2018 को, 1 अप्रैल है ना सर? हाँ, कि रेशियो हमारे बीच का इक्वल होगा। अच्छा, कोई झगड़ा तो नहीं हो सकता। कह रहा है कि इनके पास 1,20,120 का प्रॉफिट लॉस में क्रेडिट बैलेंस है आज। प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस मतलब प्रॉफिट है मेरे बच्चे 120 का अमाउंट। और कहता है क्वेश्चन में आगे आपका कि वो 60,000 का जनरल रिजर्व में भी पैसा पड़ा हुआ है, 60,000 का आपका। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में? कहता है कि भैया आप इसमें एंट्रीज पास करो। लो नीचे बोल रहा, नीचे पढ़ो जरा, नीचे क्या बता रहा है। पार्टनर्स डिसाइडेड टू डिस्ट्रीब्यूट प्रॉफिट एंड रिजर्व बिफोर चेंज इन प्रॉफिट रेशियो। कहता है कि भैया ये जो प्रॉफिट रेशियो चेंज हुआ ना, इसके पहले ही इसको डिस्ट्रीब्यूट, मतलब कि आप ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। करते हैं, नहीं किया तो झगड़े होंगे, बाद में रह जाएंगे, तो आपका हमें इनको हटाना होगा। तो आओ ना एंट्री करते हैं। वो एंट्री पूछ रहा है डिस्ट्रीब्यूट करने का, हम कर देंगे जनरल एंट्री। नंबर 1, पहले प्रॉफिट लॉस को हटाते हैं। मेरे बच्चे दोनों ही बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में होते हैं, इनका कम होना डेबिट किया जाएगा। तो प्रॉफिट लॉस अकाउंट आप डेबिट कीजिए 120 से। आप जनरल रिजर्व को भी हटा दो। सर एंट्री इकट्ठा कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? आप चाहो तो दिखा दो अलग अलग, चाहो तो दिखा दो इकट्ठा, क्या फ़र्क पड़ता है। दोनों को तुम पार्टनर्स में ही करेंगे।
है ना, एक साथ दिखा सकते हैं। और पार्टनर्स का नाम बताइए, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड सीज कैपिटल अकाउंट। एक बात और कह दूं मैं, ये मेरे बच्चे हमेशा कैपिटल अकाउंट में नहीं जाएगा, ये कभी कभी करंट अकाउंट में भी जाता है। कब जाता है? जब फिक्स कैपिटल मेथड होता है। सर ये क्या बोला? ऐसे ना बोलो, ये बला नहीं है बच्चे, ये हमने फंडामेंटल में सिखाया कि कैपिटल अकाउंट दो तरीके से होता है, एक फ्लक्चुएटिंग, एक फिक्स्ड। आपका फिक्स वाले केस में कैपिटल फिक्स होता है, ऑल एंट्रीज आर पास थ्रू करंट अकाउंट। आप शायद भूल रहे हैं, तो आप भूलो ना मेरे बच्चे। यहाँ पे आपका फिलहाल क्या हो रहा है जी कि जो प्रॉफिट लॉस रिजर्व है वो पार्टनर्स में जा रहा है और उनके प्रॉफिट रेशियो के अंदर में आपका है ना, ओल्ड रेशियो में। तो चलो बताओ, टोटल 180 हो गया, 3 to 1 में कितना हो जाएगा? 90,000, 60,000 एंड 30,000। सर इकट्ठा कर सकते? क्यों नहीं कर सकते, दोनों को तो पार्टनर्स में ऐड ही करना है, कर दो यहाँ पे और नरेशन कर देना, बीइंग प्रॉफिट लॉस एंड जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व नरेशन एग्जाम में लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ता बच्चे, क्वेश्चन बोलेगा तो नरेशन लिखना, नहीं बोलेगा तो मत लिखना। और अगर एग्जाम में पूरा क्वेश्चन फिनिश करने के बाद समय बच गया तब नरेशन लिखना, बीच में टाइम बर्बाद नहीं करना। दोबारा रिपीट कर लो, नरेशन एग्जाम में लिखना कंपल्सन नहीं होता, इसलिए आप क्या करेंगे, जब एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो नरेशन आपको स्टार्टिंग में नहीं लिखना। पहला मोटिव क्या होगा कि पूरा आंसर कंप्लीट कर ले, पूरा आंसर कंप्लीट हो गया तब अगर आपको समय बच गया तो नरेशन लिखना आप शुरू करेंगे, है ना, सजाने के लिए बस, और कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर एग्जाम में कह दिया कि नरेशन लिखना तब तो लिखना ही पड़ेगा। तो प्रॉफिट लॉस एंड जनरल ट्रांसफर टू पार्टनर्स, किसको जी? ओल्ड पार्टनर्स। मैं इनको हमेशा ओल्ड पार्टनर्स कहूँगा ताकि इस कॉन्सेप्ट ना बाकी आगे सब कुछ समझ में आएगा। ओल्ड पार्टनर्स मतलब तीनों, इन देयर ओल्ड रेशियो, इन देयर ओल्ड रेशियो। ये हमने काम खत्म कर लिया, ये तो किया था हमने पहले, कितना हम बड़े बड़े क्वेश्चन कर चुके हैं। 8 में आ जाओ, 8 क्वेश्चन में आइए। कहता है कि एक्स वाई आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट इक्वली ऑन द डेट ऑफ चेंज प्रॉफिट रेशियो। कहता है ऑन द डेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट रेशियो, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में डेबिट बैलेंस है, मतलब लॉस। बोलता भैया एंट्री करो इसको डिस्ट्रीब्यूट करने का, ये नहीं बताऊंगा, ये नहीं बताऊंगा मेरे बच्चे कि लॉस को डिस्ट्रीब्यूट करने का एंट्री जो होगा वो एक्स वाई डेबिट टू आपका प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ये नहीं बताऊंगा, ये आपको खुद करना है। ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूं। 9th क्वेश्चन भी करा चुका हूं, लेकिन आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं इसीलिए सिर्फ 9th क्वेश्चन भी करा देता हूं, अदरवाइज इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है। आप फील कर रहे होंगे कि आपके अंदर में कितनी शक्तियां आ चुकी है, कितनी शक्तियां। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? रेगुलर क्लासेस, रिवीजन लेक्चर्स और जितने भी मेरे टेस्ट हैं आप बहुत अच्छी तरीके से अटेम्प्ट कर रहे हैं और आप आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मेरे बच्चे, मेरा सपना सिर्फ और सिर्फ आपको ही पढ़ाना नहीं है। मैं चाहता हूं कि इंडिया का एक एक बच्चा जो कॉमर्स के अंदर में है, जो कॉमर्स को सिलेक्ट किया है या जो चूज करने वाला है, वो सिर्फ और सिर्फ संतोष सर के अकाउंट्स को पढ़े। सच बोल रहा हूं, मैं खुल के बोल रहा हूं, यही मेरा सपना है। और इस सपने को मेरे बच्चे मैं अकेला पूरा नहीं कर सकता। जो क्वालिटी एजुकेशन हमारे बच्चों को चाहिए 11th क्लास 12th क्लास में, इवन एट 0 कॉस्ट, आप जानते हैं कि मैं कोई चार्ज आपसे नहीं ले रहा, ये 0 कॉस्ट में अगर दुनिया के कोने कोने में पहुंचाना है तो इसकी जिम्मेदारी मुझे अपने साथ साथ मुझे अपने बच्चों यानी कि आप पे शिफ्ट करनी पड़ेगी और आपको भी जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं, आपके जितने भी रिलेटिव्स हैं, मैं नहीं जानता कैसे, लेकिन सबके पास ये बात पहुंचाना पड़ेगा कि संतोष सर की क्लासेस बिल्कुल फ्री है, आप उनको पढ़ें और पढ़ के एग्जाम को प्रॉपर तरीके से दें। किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, किसी भी ट्यूशन की रिक्वायरमेंट नहीं मेरे बच्चे। एक एक कॉन्सेप्ट को, एक एक थ्योरी को, एक एक प्रैक्टिकल को मैंने कवर किया, आप इस बात को जानते हैं। आगे का बेड़ा आपको उठाना पड़ेगा। इस इंडिया में जितने भी कॉमर्स के बच्चे हैं उनको बताना होगा कि आप संतोष सर के चैनल पे आएं और 11th 12th क्लास की एक एक क्लास को प्रॉपर तरीके से स्टडी करें। आपको ये करना पड़ेगा और करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा मेरे बच्चे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।
कितनी शक्तियाँ आ चुकी है मेरे बच्चे 9th क्वेश्चन में आपका। तो सॉल्यूशन में हम क्वेश्चन नंबर 9 कर रहे हैं आपका यहाँ पे 9th में। देखो ना, सब आपको आता है बिना कुछ किए बगैर ही। कहता है कि XYZ पार्टनर से लिखा हमने XYZ, रेशियो कहता 5:3:2 का था, ठीक है जी 5:3:2 का था। दे डिसाइड टू शेयर, मिला आपको 9th क्वेश्चन, मैं आपके लिए पढ़ रहा हूँ। दे डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट 2:3:5, मतलब फ्यूचर में कहता है कि रेशियो 2:3:5 हो जाएगा। कहता है कि भैया आज 31 मार्च 2018 को आपके पास जनरल रिजर्व है, अमाउंट नहीं लिखूंगा कौन टाइम में बात करेगा, कंटिजेंसी रिजर्व है, प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट, और एक लॉस दिख रहा है एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। मेरे बच्चे एडवर्टीजमेंट सस्पेंस जो है ना, ये कितने का बता रहा आपको, 50,000 का। ये एक लॉस है, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कई सारे नाम आते हैं। हमने एडवर्टीजमेंट में बहुत सारे खर्चे कर दिए हैं, जितना पैसा अभी तक हमने प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ नहीं किया, हम उसको बैलेंस शीट में कभी कहते हैं डेफर्ड रेवेन्यू, कभी कहते हैं एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। कोई भी एक्सपेंस अगर बैलेंस शीट में दिख गया तो आप बोलना कि भैया वो तो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ही है, लॉस है आपका। बताओ एंट्रीज क्या होगा। अच्छा जरा पढ़ो, यहाँ पे कहता है कि पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज, एंट्रीज कह रहा है, मतलब एक से ज़्यादा एंट्री करना होगा। तो मैं काम करता हूँ, इन सब का एक एंट्री कर देता हूँ, यानी कि आप अपने बैलेंस शीट से जनरल रिजर्व को हटाएंगे, आप अपने बैलेंस शीट से कंटिजेंसी रिजर्व, ये भी रिजर्व होता है मैंने कहा था, कोई भी रिजर्व हो को आप हटाएंगे, आप प्रॉफिट लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस को भी हटाएंगे। जरा बताओ जनरल रिजर्व कितना बता रहा है, 75,000, कंटिजेंसी रिजर्व बताइए 12,500, और जरा बताओ प्रॉफिट लॉस का डेबिट बैलेंस 37,500। लो हटा दिया। ये पार्टनर्स यानी कि एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगर यहाँ पे फिक्स कैपिटल होता तो ये करंट अकाउंट में जाते हैं मेरे बच्चे। तो बताओ टोटल अमाउंट कितना हो गया, 75, 12,500, 37,500, ये हो गया 1,25,000 डिवाइडेड बाई, ये हो गया बच्चे 62,500। फिर आपका यहाँ पे 37,500 और यहाँ हो गया 25,000। तो इस तरीके से हमने पहली एंट्री पास कर ली। आप चाहो तो तीनों को अलग अलग भी कर सकते हो जी, ओल्ड रेशियो में। ये हमने क्या किया, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के बीच में ट्रांसफर कर दिया। अगली एंट्री एक और कर लेते हैं हम, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस। लॉस से मेरे बच्चे लॉस डेबिट होता है, हटाना क्रेडिट किया जाएगा, तो टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कोई भी बैलेंस शीट में घाटे फायदे हैं उनको हम हटा देंगे 50,000। और ये ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो में, तो एक्सेज कैपिटल अकाउंट, वाइज कैपिटल अकाउंट एंड जेड कैपिटल अकाउंट, ये लीजिए। रेशियो आपका 5:3:2 का है, तो 25,000, 15,000 एंड 10,000 होगी बात। ये किए तो है हम लोग, ये हमने किया तो है सारा क्वेश्चन। आप खामखा मुझसे करवा रहे हो आप ये सब क्वेश्चन। उसके बाद अभी 10th नहीं करेंगे, वो अलग का कॉन्सेप्ट है, मैं अलग से बताऊंगा। 11th भी नहीं करेंगे, वो मैं अलग से बताऊंगा। 10th 11th छोड़ दीजिए अभी आप। इसके बाद आप अभी आ जाओ मेरे साथ यहाँ पे 13 क्वेश्चन, बीच के भी क्वेश्चन छोड़ दीजिए, मैं कराऊंगा। मतलब 13 क्वेश्चन पे आइए। 13 आप ये भी जानते हैं, ये सारी बातें हो चुकी है मेरे बच्चे, इसको मिटा देता हूँ और आप 13 क्वेश्चन पे आओ। ये भी हो चुका है, कुछ नया नहीं है, बट आओ फिर भी देखते हैं। सुनो ना क्या बता रहा है 13 क्वेश्चन। एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज इन द रेशियो 4:3:2, डिसाइड टू शेयर
फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 234, पहले 432 था, अब 234। विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, मैं चेंज कर लूँ, मेरे क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है। फिर क्या मिस्टेक है वो आपको थोड़ी बताऊंगा, वो आपके पास जो बुक जाएगी तो सही बुक जाएगी, ठीक है। कहता है कि एन एक्सट्रैक्ट ऑफ द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018, आपका कुछ ऐसा है। एक्सट्रैक्ट मतलब मेरे बच्चे बैलेंस शीट का एक टुकड़ा बता रहा है, बैलेंस शीट का एक टुकड़ा मतलब बैलेंस शीट के अंदर में क्या क्या है जी, लायबिलिटी साइड में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और एसेट साइड में इन्वेस्टमेंट है 2 लाख का। बहुत ध्यान से, ये कोई बड़ी बात नहीं है मेरे बच्चे। बताओ सिर्फ कि क्या इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में कोई डाउन होना कहीं बता रहा है क्या? इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में नहीं सर, तो फिर इस रिजर्व का कोई यूज ही नहीं है, हमें हटाना पड़ेगा। लायबिलिटी साइड का कोई भी नाम हटाना, डेबिट किया जाएगा। अभी तो कराया था मैंने, हमने तो इससे बड़े बड़े क्वेश्चन कराए थे। इन्वेस्टमेंट क्या लिखा है, फ्लक्चुएशन रिजर्व, जो भी नाम बोले। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं हम लोग, 13 ना, लिखो यहाँ पे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट को आप हटा दीजिए और ओल्ड पार्टनर्स, ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स यहाँ पे ABC हैं, एज कैपिटल अकाउंट, बीज कैपिटल अकाउंट एंड 2 सीज कैपिटल अकाउंट। ये लीजिए, हम इनको ओल्ड रेशियो में दे देंगे। तो 18,000 का जो रिजर्व मेरे बच्चे, क्योंकि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कुछ डाउन होने के बारे में नहीं बता रहा है, कोई यूज नहीं हुआ, और ओल्ड रेशियो 432 का था, 432 तो 439, यानी कि 8,000, 6,000 एंड 4,000 हो गई एंट्री, कंप्लीट हो गई। कौन सी बड़ी बात है। ओहो सर, कुछ और भी है समझाने के लिए, है ना बच्चे, है ना। आप जरा आ जाओ, एक टॉपिक और हम समझेंगे इसी के अंदर में आपका। जैसे मैंने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड के बारे में बताया आपका, उसी तरीके से एक टॉपिक और है, बिल्कुल मिलता जुलता, सेम ट्रीटमेंट। लिखिए, ट्रीटमेंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। रिजर्व कह दे या कह दे फंड, मीनिंग आपका सेम है। लिखे 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 मैं बताता हूँ, लिखे जरा इसको। लिख लिया सर? हाँ सर, तो मैं इसमें भी एग्जाम्पल मैं बैलेंस शीट से दिखाऊंगा। मेरे बच्चे एक बैलेंस शीट बनाइए मेरे साथ यहाँ पे, ऑफ फर्म। सर थक गए, लिखो ना बदमाश, कहाँ थका। मैं कह रहा हूँ मुझे 4 चीज़ें दिख रही हैं, आप कैसे थक जाओगे? कहीं लग रहा कि मेरी एनर्जी थोड़ी भी डाउन है आपके लिए? लग रहा कहीं पे? जब तक जिंदा रहूँगा ऐसे ही पढ़ाऊँगा, नहीं थकना मुझे। आपके मेरे सामने कैमरा का 10 भी दिखेगा तब भी ऐसे ही पढ़ाऊँगा, नहीं थकना मुझे। मज़ा आता मुझे इस काम को करने में। काम वही करो जिसमें कि मज़ा आए। अगर बिना मज़ा का कोई काम किए ना बच्चे, तो ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है, हेल, नरक बन जाती है। इसलिए वही काम करो जिसमें कि मज़ा आए। लेकिन इस बात का अर्थ बच्चे बहुत कम लगाते हैं, अनर्थ बहुत ज़्यादा लगाते हैं। जिस काम में मज़ा आए वो कौन सा काम होना चाहिए, तो ऐरा गहरा काम नहीं है। मुझे अपने मन को उस पॉइंट पे लेकर आना पड़ेगा जिस पॉइंट से लगता है कि, जिस काम से लगता है कि यार मेरी लाइफ बनेगी, डिस्ट्रैक्ट नहीं होगी। अगर कोई ऐसा काम करूं ना जिससे मेरी लाइफ बनेगी, तो मैं वहां पे मजा लेना शुरू करता हूं। मजा ना आना एक ही रीजन है, कॉन्सेप्ट खराब। अगर कॉन्सेप्ट खराब है तो बच्चे मजा नहीं आएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर आपने एक बार समझ लिया ना किसी चीज का, मैं गारंटी देता हूं कि उसमें मजा आना शुरू हो जाएगा। अगर मुझसे कोई कहे ना कि क्रिकेट कैसा लगता है, मुझे मजा आता है, क्योंकि मैं उस चीज को जानता हूं, उसके सारे रूल्स को जानता हूं, सब कुछ जानता हूं। कोई कहता है कि जरा बताओ आपको टेनिस कैसा लगता है, मुझे मजा नहीं आता बच्चे, फ्रैंकली बताता हूं, क्योंकि मैं उसके रूल्स को नहीं जानता। तो जिसका रूल मुझे पता होगा ना, अगर मुझे पता है कि यार इसका रूल सही है, ये चीज़ है, तो मुझे उसमें मजा आना शुरू हो जाता है। वही आपके साथ भी होनी चाहिए।
जब मैं या कोई कहता ना कि जिस चीज को मैं मजा है वही काम करो, इसका मतलब ये नहीं कि कोई भी अब डाकू, मान लो डाका डालना है, उसमें मजा आता तो डाका डालना शुरू कर दूंगा। चोरी करने में मुझे मजा, चोरी ऐसा थोड़े होगा। अरे मजा वो जो अच्छे काम है उनमें से सिलेक्शन करना, और मजा क्रिएट करने का बेस्ट तरीका होता है उस चीज के अंदर में ढल जाओ, ढूंढो ना उसके अंदर में जो चीज़ आप ढूंढते हो कि यार ये चीज़ ऐसे है ऐसे ऐसे है, वो क्या कैसे कैसे बन रहा, अकाउंट्स कैसे चल रहा है। जब ये मज़ा आना शुरू हो जाएगा ना तो फिर आपके सारे गलत मज़ा अपने आप ख़त्म हो जाएंगे। फिर तो आपके सामने सिर्फ अपनी लाइफ दिखाई देगी मेरे बच्चे, सिर्फ लाइफ नज़र आएगी। बहुत सारे बच्चे मुझे फ़ोन करते हैं कि सर मेरा फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब है, मेरे पापा माफ़ कीजिए मैं क्या करूं, मैं बताना पड़ रहा, मैं बता रहा हूं आपको, आप अच्छी स्थिति में एज कम्पेयर टू किसी और के, मैं वो बता रहा हूं। बहुत सारे बच्चे हैं, किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के पापा मम्मी हैं, वो पढ़ना चाहता है बट वो बहुत गरीब हैं। ऐसे बहुत सारे बच्चों के फ़ोन आते हैं। जितनी मेरी हैसियत है, जितना मुझसे हो सकता है मैं उसके लिए करता हूं, बट मुद्दा वो नहीं मेरे बच्चे। पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई बच्चा जिसके पास कुछ नहीं है, अगर वो पढ़ने की कोशिश कर सकता है और आपके पास तो फैसिलिटी है इतना, कम से कम जितना भी हो इतनी है, वो भी बहुत ज़्यादा है। अपने से बड़े से कंपेयर मत करो फैसिलिटी के मामले में, अपने से छोटे को देखो वो कैसे पढ़ाई कर रहा है, तब जाके वहाँ पे ना आपको आनंद आएगा कि यार मैं भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दूसरों से कम ऊपर हूँ। फिर कहानी को आगे बढ़ाओ, मज़ा आएगा, वहाँ मज़ा लेते हैं। बड़ों से कभी कंपेयर नहीं करते, छोटों से हम अपने आप को हमेशा अच्छा मानते हैं, नॉलेज को प्रॉपर तरीके से गेन करते हैं, राइट डायरेक्शन में गोल को बढ़ाते हैं। कोई बच्चा लाइफ में फेल नहीं हो सकता, गारंटी। खैर चलो, मैं क्या आपसे बात कर रहा हूँ, अभी मैं इसको दिखाता हूँ, बट ये सच्चाई बता रहा हूँ बच्चे, लाइफ की सच्चाई। मैंने इस चीज़ को झेली हुई है। अगर मैं कभी आपको बताऊँ ना कि मेरे साथ क्या स्थिति थी, तो फिर आपको तो कुछ आपको पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ पे, आपको लगेगा कि यार मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लेकिन क्या फ़ायदा उससे निकल के, जब मैं जो चीज़ निकल चुका मैं उसके बारे में हम डिस्कस क्यों करूं। लेकिन आपको आगे बढ़ना है, अच्छा मज़ा लेना है, कॉन्सेप्ट सीखना है, तभी तो दुनिया से आगे निकलोगे, तभी तो। आओ ना, छोड़ो, मैं क्यों फालतू में नींद में पता नहीं क्या क्या बोले जा रहा हूँ। बैलेंस शीट फॉर्म का मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे मेरे बच्चे मैं दिखाता हूँ इनके जो एसेट्स हैं ना, वो मान लो 40 लाख के हैं, 40 लाख के। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाता हूँ, कैपिटल अकाउंट आपका ए का और बी का, ये 6 लाख रुपए है और ये 4 लाख रुपए, ये टोटल आपका 10 लाख रुपए का अमाउंट हो गया, 10 लाख। फिर कहता है यहाँ पे आपका वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह दो या फंड कह दो, मीनिंग सेम आपका है। ये कहता है मान लो 3 लाख का अमाउंट है। और मेरे बच्चे यहाँ पे कहता है कि जो आपकी लायबिलिटीज़ हैं, बाकी लायबिलिटी आपका वो कितना हो गया, 27 लाख का, 27 लाख आपका, दोनों इक्वल हो गया, 40 लाख 40 लाख। अब जरा मेरी बात सुनो, पहले समझो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व होता क्या है। जितने भी फर्म है, जितने भी कंपनीज है ना बच्चे, वो प्रॉफिट से कुछ पैसा निकालकर इस नाम से अपने पास रख लेती है। वो कहते हैं कि ये पैसा हमारे पास रहेगा, रिपीट कर रहा हूं, प्रॉफिट से निकाला हुआ पैसा। कल को कभी किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो गया, किसी का डेथ हो गया और हमें कोई कंपनसेशन पे करना पड़ा, तो हम इस फंड से क्या करेंगे, उनका पेमेंट कर देंगे। दिस इज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड। मेरे बच्चे ये भी जो रिजर्व है, ये आउट ऑफ प्रॉफिट निकाला। कौन सा प्रॉफिट? पास्ट ईयर का प्रॉफिट, पहले का प्रॉफिट, जिस प्रॉफिट पे हमारी यानी कि पार्टनर्स की हिस्सेदारी ओल्ड रेशियो में बनती है। तो ये वो प्रॉफिट है जो हमने निकाल कर रखा हुआ है, 3 लाख रुपए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। कौन सा? जो अगर किसी वर्कर का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी वर्कर का डेथ हो जाता है, तो हम इसमें से निकालकर उसका हम पेमेंट कर देंगे। इसका मतलब होता है मेरे बच्चे, अगर क्वेश्चन आपको नहीं बताता कि क्या किसी वर्कर का एक्सीडेंट हुआ है, क्या किसी का डेथ हुआ है, क्या कोई इस पर लायबिलिटी बनी है, अगर नहीं बताता तो आप इसको एक रिजर्व ही ट्रीट करेंगे, क्योंकि प्रॉफिट से निकाला हुआ पैसा है और अनयूज्ड अमाउंट। तो मैं इसी बात को यहाँ पे लिखाऊंगा, लिखिए मेरे साथ यहाँ पे, नोट नंबर 1। नोट वाली बातें आपको समझाने के लिए होती है, लिखना। वर्कमैन
compensation reserve oblique fund is created आउट ऑफ प्रॉफिट, जो भी आउट ऑफ प्रॉफिट होगा उस पे पार्टनर्स का क्लेम बनता है बच्चे, आउट ऑफ प्रॉफिट, टू मीट लिखेंगे आप यहां पे टू मीट एनी फ्यूचर क्लेम of workmen due to their accident, डेथ एक्सेट्रा, कुछ भी रीजन हो सकता है। तो मेरे बच्चे ये भी हम क्या करते हैं, प्रॉफिट से बनाते हैं। नंबर 2 कहता है कि utilized workmen compensation reserve, unutilized मतलब यूज नहीं हो पाया, is distributed among all partners, या among old partners कीजिए, अच्छा वर्ड रहेगा। old मतलब जो पहले से हैं, old partners in their old profit sharing ratio, old profit sharing ratio, ठीक है ना। नंबर 3, if liability of workmen is not given in question, अगर क्वेश्चन नहीं बताता, then whole amount is distributed, among old partners in their old ratio। ब्रैकेट में मैं दूसरे प्रेस लिख देता हूँ, ये ठीक चलता नहीं है। ब्रैकेट में assuming liability is nil। मेरे बच्चे कुछ ना बताए कि लायबिलिटी बनी है नहीं बनी है, कितनी बनी है, तो अगर कुछ ना बताए तो फिर पता क्या मानेंगे, कोई लायबिलिटी नहीं है, मतलब जितना है सारा रिजर्व है, हम पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आप इसको बॉक्स में डाल दो। ये नोट जो है आपको समझाने के लिए होता है, रिवीजन में हेल्प करेगा। अब मैं क्वेश्चन को आगे प्रोसीड करता हूँ। तो बैलेंस शीट के बाद लिखे यहाँ पे, बैलेंस शीट के बाद मेक, या यहीं कर लो जगह थोड़ा सा कहीं बन जाए तो, मेक जर्नल एंट्री। आपको यहाँ पे एंट्री पास करना है। इफ एग्जिस्टिंग रेशियो is 3:2 and new ratio will be 5:2। आपका 5:2। तो हम जानते हैं बच्चे, नए से कोई मतलब है नहीं, जितना भी हमारे पास है एंट्री आई है सॉल्यूशन में। नंबर 1, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फंड जो कहेगा, आप इसको हटा दो, पूरे 3 लाख रुपए, और 3 लाख को हम पार्टनर्स के कैपिटल में, यानी कि एज कैपिटल अकाउंट एंड टू बीज कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स कैपिटल होता तो करंट अकाउंट में जाता, में हम इसको ट्रांसफर कर देंगे ओल्ड रेशियो में, यानी कि आपका 3:2। तो 1,80,000 एंड 1,20,000। इट्स वेरी सिंपल। इट्स जस्ट लाइक आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, नथिंग मोर देन दैट। तो हमने इसको भी कॉपी किया आपका, मैं इसको मिटाऊंगा।
और मुझे अभी और भी इस पे, जैसे मैंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड को समझाने के लिए, इन्वेस्टमेंट को समझाने के लिए कई सारे केसेज बनाए थे, उसी तरीके से मैं यहाँ भी कई सारे केसेज आपके साथ रेडी करूँगा ताकि बात हमारे दिमाग में तरीके से बैठे। एग्जाम्पल नंबर टू, एक बैलेंस शीट बनाएंगे ऑफ फर्म का, और इसमें लिखिए आप इस बार यहाँ पे हमारे जो एसेट्स हैं वो 60 लाख के हैं। यहाँ पे कैपिटल अकाउंट कहता है, कैपिटल अकाउंट ए का, बी का एंड सी का, इनका 4 लाख है, इनका 6 लाख है और इनका 10 लाख है, 20 लाख। फिर आप यहाँ लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 5 लाख, और जो आपकी लायबिलिटीज हैं 35 लाख, है ना। इधर भी 60 हो गया, इधर भी 60 हो गया, लिख लो आप यहां तक। अब मैं आपको बताऊं इसके आगे, यहां एडजस्टमेंट में कहता है इस बार, देयर वाज क्लेम ऑफ ₹3 लाख ऑन ऑफ वर्कर्स, या कर दो ऑफ वर्कमैन। वर्कमैन का मतलब जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज हैं, वर्कर्स, उन सब की बात की जाती है। ये कहता है, बोलता है कि मेक जर्नल एंट्रीज। मेरे सब ध्यान से सुनना यहाँ पे सॉल्यूशन में। आप देखो ये जो 5 लाख का अमाउंट है ना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जो हमने पहले प्रॉफिट से, अच्छा माफ़ कीजिए, ये पूरी बात नहीं लिखी। पॉइंट नंबर 2 लिखो, ओल्ड रेशियो, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ मैं अब यहाँ पे। ओल्ड रेशियो यहाँ पे 3:2 आपका 5 है, और इन्होंने न्यू रेशियो जो डिसाइड किया है, न्यू रेशियो इन फ्यूचर, वो कहते हैं कि इक्वली आपका होगा। तो आप जानते हैं पहले इसका तो कोई काम ही नहीं है, सॉल्यूशन में हम स्टार्ट करते हैं फटाफट। मेरे बच्चे 5 लाख का जो रिजर्व है ना, ध्यान से सुनना, जब क्वेश्चन कहता है कि भैया आपको यहाँ पे लायबिलिटी 3 लाख की बनानी है, मतलब इसमें से 3 लाख जो है हमें शायद वर्कर्स को पे करना पड़ेगा, है ना। तो मेरे बच्चे पता मैं क्या करूँगा, पहले तो रिजर्व नाम जो है ना, यहाँ पे ध्यान सुनना, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट जो आपका है, रिजर्व अकाउंट, आप पहले इस 3 लाख से कम कर दो और इसको ट्रांसफर करो एक नए नाम में, जो कहा जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट 3 लाख। ध्यान से मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ये रिजर्व था। रिजर्व मतलब क्या, मतलब कहीं भी अभी प्रॉफिट से निकला हुआ अमाउंट। जब इस पे कोई लायबिलिटी बन सकती है या बन चुकी है, तो अब वो रिजर्व नाम से बैलेंस शीट में नहीं दिखेगा। फिर हमें क्या करना होगा जी, मैं पहले इस नाम को, जो 5 लाख का अमाउंट है, इसमें से 3 लाख, इस नाम को हटा के अब मैं उसको प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम पे ट्रांसफर करूंगा। क्लेम बन चुका है, क्लेम है ना, अभी पे नहीं किया, क्लेम बन चुका है, तो हम क्या करेंगे जी, क्लेम बना देंगे। प्रोविजन मतलब हमने इसके नाम से ट्रांसफर कर दिया। तो मुझे बताओ 5 लाख में 3 लाख तो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए इस नाम से, नया नाम। अब यहाँ कितना बच गया, 2 लाख का अमाउंट। मेरे बच्चे अब उस 2 लाख का कोई यूज नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट से मैं वो 2 लाख भी निकाल दूंगा, वो 2 लाख, और वो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है, अनयूज्ड अमाउंट, तो मेरे बच्चे वो तो पार्टनर्स कैपिटल में चला जाएगा,
क्योंकि जितना आप यूज नहीं कर पाए वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफ़र कर देंगे। और ट्रांसफरिंग भी कौन सा रेशियो में होगा, तो ओल्ड रेशियो में। आपका अनयूज्ड अमाउंट, आपका ओल्ड रेशियो आपका 3:5 है, तो आपका यहाँ पे 60,000 हो गया, यहाँ 40,000 हो गया और यहाँ पे 1 लाख का अमाउंट हो गया। लीजिए काम पूरा हो गया। मतलब जो लायबिलिटी बन गई उसको लायबिलिटी के रूप में दिखाएंगे आप। बाकी ये मान लो क्वेश्चन कहता है कि भैया आप जरा इसमें एक बैलेंस शीट दिखा दो, बैलेंस शीट यहाँ पे नया वाला कैसा बनेगा, वो तो मुझे तो पार्टनर्स कैपिटल बनाना पड़ जाएगा ना। चलो बैलेंस शीट हम आगे देख लेंगे, आप फिलहाल इतना समझ लो। अब देखो क्या होगा मेरे बच्चे, थोड़ा सा समझना जैसे जैसे बोलूँगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो 5 लाख था ना, ये तो खत्म हो गया और इसके जगह पे अब नया नाम क्या आएगा, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन फंड, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट, क्लेम। और ये क्लेम कितने का दिखेगा, 3 लाख का अमाउंट, 3 लाख। और मेरे बच्चे बाकी 2 लाख जो है ना वो पार्टनर्स कैपिटल में ऐड हो चुका है, अभी भी इक्वल होगा। 3 लाख इस नाम से दिखेगा, 2 लाख यहाँ ऐड हो चुका, तो बैलेंस शीट तो टैली करेगा, बट कॉन्सेप्ट आपका ये चलेगा। यानी कि जितने की लायबिलिटी बन चुकी है वो हमें प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम के नाम से दिखाना है। क्लेम बन चुका बच्चे, पेबल है वो, अब वो रिजर्व नहीं रहा और बाकी को कोई यूज नहीं, तो हम पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। आई बात समझ में सर? हाँ सर, मैं इसको हटाता हूँ, एक एग्जाम्पल और कराता हूँ मैं आपको, एक एग्जाम्पल और। सर वो क्या है, इस पर मैं इतना बड़ा क्वेश्चन बनाऊंगा ही नहीं, अननेसेसरी लिखते लिखते मेरा भी टाइम बर्बाद हो जाता है। मैं एक काम करता हूँ आपके लिए, इसको थोड़ा मिटा दो। आप लिखिए मेरे साथ एग्जाम्पल नंबर 4, यहाँ पे शायद 4 ही होगा। और एक बैलेंस शीट का मैं आपको दिखा रहा हूँ इस बार सिर्फ एक्सट्रैक्ट, मतलब एक छोटा सा टुकड़ा। और इस बैलेंस शीट में कहता है मेरे बच्चे, यहाँ पे छोटा सा टुकड़ा है, मतलब बैलेंस शीट टैली नहीं करेगा, याद रखना, सिर्फ काम की बातें बता रहा हूँ। वर्कमैन लिखिए यहाँ पे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह दे, फंड कह दे, कुछ भी आपका, ये कहता है आपका 7 लाख का अमाउंट है, छोटा सा कर देता हूँ बिल्कुल। अब आ जाओ यहाँ पे पॉइंट नंबर 1, कहता है कि ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट, ऑन द डेट ऑफ बैलेंस शीट लिखिए मेरे साथ, डेट ऑफ बैलेंस शीट, फर्म एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑफ रुपीज 7 lakhs टूवर्ड्स वर्कमैन। जो हमारे वर्कमैन है, लगता है कि 7 लाख पे करना पड़ेगा। कहता है कि यहाँ पॉइंट 1 भी हटा दो, ऐसे सेंटेंस बनाओ, ए एंड बी वेर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट in 3:2. AB were partners sharing profit in 3:2. कहता है कि on the above date they decided to share profit equally. बोलता है मेक एंट्री, बोलता बताओ एंट्री क्या होगा। तो आओ ना, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है, एक्सट्रैक्ट है मेरे बच्चे, मतलब बैलेंस शीट टैली मत करना, सिर्फ एक नाम दिया जो रिक्वायरमेंट है। कहता है कि 7 lakhs का वर्कमैन कंपनसेशन फंड था और वो एस्टिमेट हो रहा है कि लायबिलिटी कितनी है, 7 lakhs। अच्छा, फंड 7 लाख का था पास्ट प्रॉफिट से और आज 7 लाख की लायबिलिटी बन चुकी है। तो पता मैं क्या करूँगा, ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को आप 7 लाख से हटा दो और इसको किस नाम से ट्रांसफर करेंगे हम, अब
प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट। मेरे बच्चे, अब ये क्लेम बन चुका है, यानी कि हमें लगता है कि अब ये पे मतलब एस्टिमेटेड है ना, यानी कि आज नहीं कल नहीं लगता कि हमें पे करना पड़ेगा। तो जब कभी हमें लगता है कि कोई लायबिलिटी पे करना है, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स नहीं होता था आपका, टैक्स हमें पे करना तो हम प्रोविजन बनाते हैं, उसी तरीके से बच्चे ये पे करना पड़ेगा, तो हमें नाम को पहले चेंज करना पड़ेगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व नाम को हटा के वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम में कन्वर्ट करना होगा, तो वो नाम चेंज किया। और क्योंकि अनयूज्ड अमाउंट कुछ बचा नहीं, इसलिए पार्टनर्स के रेशियो में कुछ डिस्ट्रीब्यूट होगा ही नहीं आपका, है ना। ये काम आपका पूरा हो गया, आप प्लीज कॉपी कर लो। सुनो मेरी बात, पिछले वाले क्वेश्चन में वर्कमैन कंपनसेशन फंड जितना था उससे कम लायबिलिटी थी, तो जितनी लायबिलिटी बनी लायबिलिटी में ट्रांसफर कर दिया, बाकी चला गया आपका पार्टनर्स के अकाउंट में। लेकिन यहाँ तो कोई आपका बचा नहीं अमाउंट, जितना था सब चला गया लायबिलिटी के रूप में आपका, है ना। कोई पूछे बाहर तो बता देना कि भैया ये जो है ना, ये तो एक तरीके का ये रिजर्व होता है, लेकिन ये लायबिलिटी हो जाती है। लायबिलिटी तो रिजर्व को हमने क्या किया, लायबिलिटी में कन्वर्ट किया, क्योंकि अब हमें पे करना पड़ेगा, है ना। ठीक वैसे जैसे हमारे पापा ने 5 लाख रुपए रखा था कि मुझे क्या करना है जी, कोई बाहर कुछ खर्च करूँगा बाद में, बूढ़ा हो जाऊँगा तब, बुढ़ापे में आएंगे तब, और आज किसी को पे करना है, तो 5 लाख अब लायबिलिटी बन गया, पे करना पड़ेगा किसी को। एग्जाम्पल 5 कहता है कि एज्यूम इन एग्जाम्पल 4, इसी में एज्यूम करो कि फर्म एस्टिमेटेड लायबिलिटी ऑफ ₹8 लाख। ओहो, हमारे पास फंड तो 7 लाख का था और लायबिलिटी कितने बन गए, 8 लाख की। मतलब कोई ज़्यादा लोग मर गए होंगे, ज़्यादा एक्सीडेंट हो गया होगा, वर्कर्स ने ज़्यादा क्लेम कर लिया होगा और 8 लाख हमें पे करना। अब हम क्या करें, इट्स वेरी सिंपल सोल्यूशन। मेरे बच्चे अब ध्यान देना, इसका मतलब हुआ कि अब क्वेश्चन में जहाँ पे हमने 7 लिखा था ना, आप समझ लो कि 8 लाख से, बाकी सारा क्वेश्चन सेम है। तो पहले तो अब लायबिलिटी जब बन गए तो ये तो नाम हटाना पड़ेगा, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट में कितना अमाउंट है आपका, 7 लाख, वो पूरा हटा दो, थोड़ा जगह छोड़ के 2। जरा बताओ, प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम कितने का बनाना है सर, 8 लाख का। ओहो, 8 लाख की लायबिलिटी क्रिएट करना है, बट रिजर्व तो सिर्फ 7 लाख का था, तो 1 लाख और कहां से क्रिएट होगा, लिख दो रिवैल्यूएशन अकाउंट सी। और ये रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है सर, तो लिख दो यहां पे आज नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा। बस आज समझ लो कि अगर हमारे पास रिजर्व, जैसे वहाँ भी था इन्वेस्टमेंट वाले केस में कि 7 लाख का फंड है या रिजर्व है, लायबिलिटी 8 लाख की बन गई, तो ठीक है जी, बाकी हमने कहाँ से कर लिया, रिवोल्यूशन से। रिवोल्यूशन क्या होता है, क्या मतलब होता है, कैसे कैसे बातें होती हैं, ये सारी बातें आपका अगली क्लास में चर्चा का विषय है, हम उसके बारे में बताएंगे, आप चिंता ना करो। एक बार देख लो, शायद कोई क्वेश्चन जो मैं आपको होमवर्क के रूप में दे सकता हूँ। एक पहले मैं करा दूँ, एक क्वेश्चन कराऊंगा बस। 12 क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, 12 क्वेश्चन पे आ जाइए। सारी बातें समझा चुका हूँ, 5 मिनट का समय लगेगा, और फिर आप भी अपनी मस्ती करें, मैं भी जाके सोऊंगा थोड़ा, और फिर आगे बढ़ेंगे अगली क्लास में हम दोनों मिलके। आओ जरा, 12 क्वेश्चन देखेंगे जल्दी से, फटाफट 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 12 क्वेश्चन सॉल्यूशन कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का बुक का, ये बुक का क्वेश्चन कहता है कि एबीसी शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन रेशियो 4:3:2, पुराना रेशियो है 4:3:2, लिख दूं मैं ऊपर में कहीं पे, पहले से 4:3:2 था, और नया रेशियो 2:3:4,
234 जो कोई काम का नहीं होता। थोड़ा मिस्टेक है क्वेश्चन में, मैं इसको सुधार दूं। ये 234 के बाद मैंने हो गया आपका, ठीक है। अब कहता है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018 एंड एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 कह रहा है कि आपका ये है, मतलब रेशियो चेंज हुआ जी 1 अप्रैल 2018 से, और उस दिन के बैलेंस शीट में आप देखो लायबिलिटी साइड में बता रहा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना था, कहाँ चला गया, बुक क्यों नहीं लेकर आता मैं, 90,000। मेरे बच्चे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यहाँ पे कहता है कि 90,000 का आपके उस पड़ा हुआ था। ये रेशियो आपका ओल्ड है। केस 1 में कहता है कि भैया नो इन्फॉर्मेशन, कुछ भी नहीं बता रहा क्वेश्चन में, तो कोई यूज इसका है नहीं जी। हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट को हटाकर मैं पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। पार्टनर्स का नाम ABC, एज कैपिटल अकाउंट लिखिए, बीज कैपिटल अकाउंट एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। ये 90,000 जिसका कोई यूज नहीं हो पाया, रिजर्व रह गया 432 में 40,000, 30,000 एंड 20,000। केस 1 हो चुका, केस 1 हो चुका। ये कराया था मैंने, अभी कराया था मेरे बच्चे, आपको अभी कराया था। केस नंबर 2 पे आइए, केस नंबर 2 पढ़ेंगे आप, पढ़ो ना। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन कहता है एस्टिमेट हो गया कितना जी, 45,000, ठीक है, था कितना 90। तो आप एक काम करो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो कि 90,000 था उसको 45 से कम कर दो, और यहाँ पे इसको ट्रांसफर कर दो प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में 45। जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 90,000 था बच्चे, उसमें कहता है कि क्लेम 45 का एस्टिमेटेड है, तो हमने 45 यहाँ ट्रांसफर कर दिया, और बाकी का जो 45 बच गया, यानी कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो बाकी का मेरे बच गया 45 वो एज कैपिटल अकाउंट में, बीज कैपिटल अकाउंट में एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट में। बताइए किस रेशियो में सर, ओल्ड रेशियो में, ऑब्वियस बात है। तो ओल्ड रेशियो आपका 432, यानी कि आपका 20,000, ये 15,000 और यहाँ पे 10,000 हो गया। आधी लायबिलिटी बन गई, आधा ये। आप चाहो तो ये एंट्री क्लब भी कर सकते हो, ये हो जाएगा टोटल 90, आधा इसमें चला गया, आधा यहाँ। क्लब भी कर सकते हो, बट कोई बात नहीं, ऐसे कर लो, अच्छा लगेगा। हाँ, ऐसे कर लो। केस नंबर 3 पढ़ो जरा। केस नंबर 3 में, केस नंबर 3 में कहता है यहाँ पे कि क्लेम जो आपका है वो एस्टिमेटेड है एट 90,000। कहाँ चला गया मेरा कर्सर, एक मिनट बच्चे। ये क्लेम कहता है कि एस्टिमेटेड है एट आपका 90,000। चलो 90,000, केस नंबर 3। तो फिर पूरा का पूरा हटा दो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ये पूरा 90,000 हट जाएगा, और ये कन्वर्ट हो जाएगा प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अकाउंट में। पूरा 90 आपका कराया तो था मैंने, आपको लग रहा है कि पता नहीं कितना टफ करा रहा हूँ। ये सारी बातें समझा चुका हूँ, सारी बातें। एक पॉइंट मुझे और समझाना है, वो आपका ये क्यों नहीं पेन काम कर रहा मेरा, चलो कोई बात नहीं। 4th केस पढ़ना। 4th केस एक्चुअली गलती से 90 लिख दिया गया है, जबकि 1 लाख रुपये होगा। 4th केस में कहता है कि क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन आपका एस्टिमेट हुआ 1 लाख रुपये का, मेरे बच्चे 1 लाख। तो
आप ध्यान देना, फंड तो हमारे पास 90 है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो सिर्फ 90,000 से कम होगा, लेकिन थोड़ा जगह छोड़ के लायबिलिटी कहता है प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम जो बनेगा वो कहता है कि 1 लाख का। तो 10,000 का जो अमाउंट आपका है ये कहाँ डेबिट करेंगे, बोलो बोलो, रिवॉल्यूशन अकाउंट में, रिवॉल्यूशन अकाउंट में। और इसका क्या मतलब होता है ये तो मैं आपको अगले ही क्लास में सिखाऊंगा। तो मेरे बच्चे ये भी बात हमारी ख़त्म हो गई, ये भी बात ख़त्म हो गई, बात ये भी ख़त्म हो गई। अब हमें क्या करना, ये काम नहीं कर रहा, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने 1 लाख कर दूंगा, मैं से भूल गया तो याद रखना कि 1 लाख ही है। ये भी काम ख़त्म हो गया। तो अब कोई क्वेश्चन मुझे दिख नहीं रहा बच्चे, अब मैं कुछ क्वेश्चन दूँ आपको घर से करने के लिए, बोलो सर। हाँ सर। तो बच्चे अभी आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, बस रहने दो, आज रहने दो। आज हम इतनी बातें करते हैं, आपको एक ही काम देता हूँ, बस आप इसका प्रॉपर रिवीजन करके आ जाओ, रिवीजन करके। नेक्स्ट टाइम अगली क्लास में आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट का क्या मतलब होता है, क्यों क्रिएट हुआ, क्यों इस नाम का जन्म हुआ, वो सारी बातें समझाऊंगा। और जहाँ जहाँ लिखा था ना बाद में समझाऊंगा, वो अपने बातें समझ में आ जाएंगी। आज क्लास को मेरे बच्चे यहीं रोकते हैं, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे इसके आगे बढ़ने के लिए। तब तक आप सबको बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा, बाय बाय टाटा। कई सारे बच्चे मुझसे पूछते हैं कि सर आप 11-12 क्लास को क्यों पढ़ा रहे हो, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, रीज़न क्या है? मेरे बच्चे मैं सच्चाई बता रहा हूँ, इसमें जितना फ़ायदा आपका है ना, उससे उतना एटलीस्ट उतना फ़ायदा मेरा भी है। मैंने CA की ये मेरी बुक्स है, ये CA फाउंडेशन की बुक है, ये CA इंटर ग्रुप 1 की बुक है, और ये हमारे CA इंटर ग्रुप 2 की बुक है। ये सारी बुक्स मैंने अपने बच्चों के लिए लिखा हुआ है। यही नहीं, हमारे ये CMA की बुक है, ये हमारे CMA के अंदर में CMA फाउंडेशन, ये मेरा CMA इंटर ग्रुप 1 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, ये CMA इंटर ग्रुप 2 की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है, और ये CMA फाइनल की बुक मैंने आपके लिए लिखा हुआ है। इसी तरीके से CS की मेरी बुक है, मेरे BCom की बुक्स है। मैंने सबके लिए बुक तैयार किया है मेरे बच्चे, और उनको मैं पढ़ा रहा हूँ, और बहुत बेहतर तरीके से हज़ारों बच्चे आपके ऑल ओवर इंडिया में हर एक साल मुझसे पढ़ते हैं। 11-12 क्लास आपको फ्री करने का जो मेरा मेन रीज़न है, वो रियली बता रहा हूँ, सिर्फ मेरा स्वार्थ है। ये देख रहे हो आप, ये ऐसी बुक्स है ना बच्चे, और भी बुक्स है, पर मैं कितना उठाता। ये जो बुक्स मैंने लिखी हुई हैं, जब मैं इनसे अपने बच्चों को पढ़ाता हूँ, मैं देखता हूँ कि कई सारे बच्चे जिन्होंने 11 क्लास 12 क्लास में ठीक से नहीं पढ़ा, चाहे वो फाइनेंशियली वीक बच्चे थे, चाहे वो आपका जहाँ पे रहते थे वहाँ पे बेटर जो आपका एजुकेशन होना चाहिए वो अवेलेबल नहीं है, और इसके चलते वो आपके परेशान हो जाते थे। उनको डर लगता था कि यार संतोष सर तो बहुत दूर बैठे हैं, और उनसे अगर वो सामने ना हो तो फिर कैसे मैं इंटरेक्ट करूँगा, कैसे मैं डाउट पूछूंगा। इन्हीं चीज़ों से, इन्हीं डर को ख़त्म करने के लिए मेरे बच्चे मैंने क्या किया, आपको 11 क्लास 12 क्लास कंप्लीट फ्री किया है। आप पढ़ो ना, और पढ़ के देखो जरा कौन सा डाउट आपको उठता है, कौन सी आपको ऐसा है जो आपको परेशान करता है। मैं तो अभी 11 क्लास 12 क्लास में हज़ारों बच्चे आज तक मेरे पेड कोर्सेज में थे। मैं रोज़ 4 to 7 बैठता हूँ कि कभी तो कोई डाउट आए, कभी तो कोई डाउट आओ। रेयरली कोई डाउट मेरे पास आता है बच्चे, रेयरली। और मैंने वो भी आपके जो डर है ना डाउट का, वो भी ख़त्म करने के लिए मैंने और मेरी COC टीम ने इस बात को डिसाइड किया है कि चैनल पे मैं वीक में एटलीस्ट एक बार अपने सारे फ्री बच्चों के लिए लाइव चैनल पे आऊँगा और आपके डाउट सेशन देखूंगा कि क्या डाउट्स आपके उठते हैं। एक्चुअली आप पढ़ो ना, आप कल को जो बोलते हो ना, हमेशा मैंने देखा हुआ है मैंने चैनल पे कि सर मैं फाइनेंशियली वीक बच्चा हूँ, मैं पढ़ाई नहीं कर पा रहा हूँ। अब क्यों नहीं पढ़ाई कर पाओगे? सर मैं वहाँ रहता हूँ जहाँ पे अच्छी एजुकेशन नहीं है, अब क्यों नहीं पढ़ पाओगे? सर डर लगता है वीडियो क्लास से, पैसा पे कर दिया, उसके बाद मान लो अगर क्लास समझ में नहीं आया, अब कैसा डर है? आप पढ़ो ना, आप मेरे चैनल पे आइए, चैनल पे स्टडी कीजिए फ्री ऑफ कॉस्ट। याद रखना, ये सिर्फ आपका रिवीजन लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट समझाने का लेक्चर नहीं है, ये सिर्फ डेमो क्लासेज नहीं है। हर एक चैप्टर में मेरे बच्चे अगर 16-18 क्लासेज है तो उन 16-18 क्लासेज को मैं आपके लिए फ्री कर रहा हूँ।
बिल्कुल सीक्वेंस में आप चैनल पे आके स्टडी करें और रियली में अपने आप को आप टॉप पे पहुंचाएं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ये मिशन जो मैंने और मेरी सीओसी टीम ने डिसाइड किया है कि लेट्स एडुकेट इंडिया, पूरे इंडिया को एडुकेट करना है। कॉमर्स में एक एक बच्चा प्रॉपर तरीके से स्टडी करे, इस बात को इंश्योर करना है। मेरे बच्चे, इसमें आपका साथ चाहिए। आप भी स्वार्थी बनकर आप इस नॉलेज को अपने तक लिमिट नहीं रखना। आपके स्कूल में जितने सारे फ्रेंड्स हैं, आपके रिलेटिव्स जो हैं, जो बाहर के दोस्त हैं, आपके दुश्मन भी क्यों ना हो, रोड पे चलता हुआ कोई इंसान भी दिख जाए जो कॉमर्स का है 11-12 क्लास का, उसको भी आपको बताना होगा कि संतोष सर ने अपनी सारी क्लासेज फ्री कर दी है 11-12 क्लास की। आप उनको आइए, उनके चैनल पे स्टडी कीजिए। सीओसिस आपका कॉमर्स स्कूल, ये बात आप ध्यान रखेंगे और इस चैनल पे आप आइए और ज्वाइन कीजिए और अपने लाइफ को आगे बढ़ाइए। एंड सबको लेकर आए मेरे बच्चे, सबको, तभी हम दोनों का मिशन पूरा होगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू जी, थैंक यू बच्चों।